Hello student, welcome to our RRB e-learning group. Myself Shekhar Dubey and I am a physical education teacher. Today I am going to teach you chapter number 7, that is physiology and injuries in sports, and also covered all the topics of this chapter. So हम देखते हैं कि हमारे कौन कौन से कंटेंट हैं जो हम कवर करेंगे. First is physiological factor determining the components of physical fitness. Next is effects of exercises on cardiorespiratory system. Third one is effects of exercises on muscular system. Fourth one, sports injury, classification, causes and prevention. Fifth one is treatment of injuries. And the last one, first aid, aims and objectives. सो फर्स्ट हम बात करेंगे इस चैप्टर का. तो फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स होता क्या है. तो फिजियोलॉजी स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड बॉडी कंडीशन ऑफ एथलीट. मतलब कि हमने आपको इस चैप्टर के पहले बताया था कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या होता है. तो जो एनाटॉमी होता है वो बॉडी के ऑर्गन्स के साइज, स्ट्रक्चर, शेप एंड लोकेशन की स्टडी कराता है. और जो फिजियोलॉजी होता है वो उन ऑर्गन्स की एक्टिविटी और फंक्शनिंग की स्टडी कराता है. तो फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स में ये बताया गया है कि हमारे बॉडी में जो इफेक्ट्स होंगे एक्सरसाइजेस के और कौन कौन से फैक्टर डिटरमाइन करेगा हमारी बॉडी पे, हमारी फिजियोलॉजी को इफेक्ट करेगा, उसी की स्टडी करेंगे. नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ. अच्छा, इस चैप्टर में स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, इंड्योरेंस, इनको हमें डिटरमाइन करना है. तो हमें पहले जानना पड़ेगा कि ये चार चीज़ हैं क्या. हमारी जो पहला पॉइंट था फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस. तो अगर हम फिजिकल फिटनेस की बात करें तो हमारे मेनली जो 4 फिजिकल फिटनेस होते हैं, स्ट्रेंथ, स्पीड, इंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इन चारों की स्टडी करेंगे हम आगे. तो सबसे पहला जब हम बात करेंगे तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ, मतलब कि हमारी स्ट्रेंथ, हमारी बॉडी पे कौन कौन से फैक्टर्स, कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर है जो डिटरमाइन करेगा स्ट्रेंथ पे. तो सबसे पहला जो है हमारा है मसल साइज. अब आप सभी को पता है कि अगर अगर किसी की मसल साइज बिगर है, किसी की मसल साइज ज़्यादा स्ट्रांग है, तो काइंड ऑफ वो ज़्यादा स्ट्रेंथिक बॉडी होगा, मतलब उसके अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा. तो ये एक चीज़ डिटरमाइन करता है कि अगर किसी पर्सन की मसल साइज अच्छी है, ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा स्ट्रेंथी होगा. नेक्स्ट है हमारा मसल कंपोजिशन. अब मसल कंपोजिशन की बात करें तो हमारी बॉडी में 2 टाइप्स के फाइबर होते हैं, मसल फाइबर होते हैं. एक होता है फास्ट ट्विच फाइबर और एक होता है स्लो ट्विच फाइबर. तो फास्ट ट्विच फाइबर होता है जो, उसे वाइट ट्विच फाइबर भी बोला जाता है. इससे क्या होता है, ये छोटी छोटी होती हैं लेकिन ये क्विक रिएक्शन करती हैं. ये कम छोटे छोटे रहते हैं लेकिन ये क्विक रिएक्शन करते हैं. और जो स्लो ट्विच फाइबर होता है, ये ऐसे मसल्स होते हैं जो बड़े होते हैं लेकिन इनका रिएक्शन टाइम जो होता है वो स्लो होता है. तो हम बात करेंगे आगे जब क्या कहते हैं स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी की बात करेंगे, एंड्योरेंस की बात करेंगे, तो कौन कौन से मसल ट्विच फाइबर किस में पाए जाते हैं वो हम स्टडी करेंगे. तो अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ वाले जितनी भी पर्सनालिटी होती है उनके में स्लो ट्विच फाइबर पाया जाता है, क्योंकि इनका स्लो ट्विच और फास्ट ट्विच फाइबर एक एक तरीके से बोले तो दोनों दोनों इनमें पाए जाते हैं. नेक्स्ट है हमारा बॉडी वेट. अब काइंड ऑफ किसी का बॉडी वेट ज़्यादा है तो किसी किसी लाइटर वेट वाले बॉडी से कहीं ना कहीं वो ज़्यादा स्ट्रेंथ उसके पास होगा. बॉडी वेट भी एक फैक्टर है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग स्पीड. अब स्पीड को कौन कौन से फैक्टर डिटरमाइन करेंगे हमारी बॉडी में, हमारे फिजियोलॉजिकल फैक्टर कौन कौन से है उसकी स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट है जो हमारा वो है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ. तो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ अगर सिंपली हम अगर बताएं तो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ जैसे कि क्विक रिएक्शन, मतलब अगर हमने बोला कि किसी पर्सन को हमने बोला कि ब्रॉड जंप करो, तो ऑन द स्पॉट वो कितनी तेजी से अपने आप को ब्रॉड जंप करा सकता है, उसी की स्ट्रेंथ को क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ. तो स्पीड इसी को बोलते हैं, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ इसी को बोलते हैं कि सडन जितनी तेजी से आप क्विक रिएक्ट कर सको. नेक्स्ट है हमारा मसल कंपोजिशन. अभी हमने बताया कि मसल कंपोजिशन 2 टाइप्स के होते हैं, स्लो ट्विच फाइबर और फास्ट ट्विच फाइबर. अब अगर स्पीड की बात हो रही तो मैंने बताया था कि जो फास्ट ट्विच फाइबर होता है वो छोटे छोटे होते हैं और क्विक रिएक्शन होता है. तो जब हम स्पीड की बात करेंगे तो हमारी बॉडी में फास्ट ट्विच फाइबर ज़्यादा मिलेगा. अब नेक्स्ट पॉइंट है मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम. अब मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम जब अगर इसको देखें तो जब हमारी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, जब हम कोई वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, तो इसको कंट्रोल कौन करता है, वो हमारा नर्वस सिस्टम करता है. लेकिन एक टाइम के बाद ये भी कंट्रोल करना बंद कर देता है, क्योंकि जब हम ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, ज़्यादा जिम पे ट्रेनिंग करते हैं, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी क्या होती है, फटीग. देखो, नर्वस सिस्टम जब कंट्रोल नहीं कर पाता तो हमारी बॉडी फटीग में आने लगती है, स्ट्रेस में आने लगती है, थकान आने लगता है. तो इसी इसी की प्रैक्टिस से
हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो इसमें नर्वस, अब अगर स्पीड की बात करें तो दो मसल्स हमारे, देखिए अगर बात करें तो फास्ट ट्विच फाइबर हमारे में ज़्यादा मिलता है। अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड को बढ़ाने के लिए हम फास्ट ट्विच फाइबर को बढ़ाने के लिए उसकी ट्रेनिंग करेंगे और मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम को बेटर बनाएंगे। नेक्स्ट हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी भी हमारे स्पीड को डिटरमाइन करेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा रेंज ऑफ मूवमेंट, रेंज ऑफ मोशन हमारी जॉइंट, हमारे मसल्स में रहेगा तो हम अच्छी स्पीड को कवर अप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए तो हमारा फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग एंड्योरेंस, मतलब एंड्योरेंस को कौन कौन से फैक्टर डिटरमाइन करेंगे उसकी हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट वन इज एरोबिक कैपेसिटी। एरोबिक कैपेसिटी, अगर एरोबिक कैपेसिटी जानना है तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि हमारी मैकेनिज्म क्या है। हमारी एरोबिक कैपेसिटी, हमारा जो लंग्स, मतलब हमारे जो रेस्पिरेशन है उसकी मैकेनिज्म अगर हम समझें तो हम ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं, फिर हमारे हीमोग्लोबिन उसको कलेक्ट करता है, फिर ब्लड के थ्रू सेल्स को प्रोवाइड करता है और सेल्स मसल्स को देता है। ये हमारी जो मैकेनिज्म है इसी को एरोबिक कैपेसिटी बोलते हैं। तो इसके 4 पार्ट्स में होता है ये, जैसे फर्स्ट है ऑक्सीजन इंटेक, सेकंड इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, थर्ड वन इज ऑक्सीजन अपटेक एंड फोर्थ वन इज एनर्जी रिजर्व। तो अगर ऑक्सीजन इंटेक की बात करें तो ऑक्सीजन इंटेक हमारा जो प्रोसीजर है कि हम ऑक्सीजन को इनहेल किए और उसके बाद लंग्स तक, मतलब इनहेल किया, अगर हम बेसिक साइंस देखें तो नोज से इनहेल किए, फिर फेरेनिक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियलिस, देन एल्वोलाइज और उसके बाद लंग्स। फिर लंग्स में क्या होता है, एल्वोलाइज में हमारी ऑक्सीजन स्टोर हो जाती है, उसके बाद हीमोग्लोबिन ब्लड के थ्रू वो आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ गया है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो इसके बाद क्या हुआ, अभी हमने एल्वोलाई तक ऑक्सीजन को स्टोर किया, देन हमारा वर्क इसका हो गया, हीमोग्लोबिन जो ब्लड था वो ऑक्सीजन को लेके कहाँ जाएगा, सारे सेल्स के पास, सेल्स को देगा और सेल्स को देने के बाद क्या होगा, वो सारे मसल्स को पहुंचाएगा। तो उसके बाद हमारा ऑक्सीजन अपटेक। अब ऑक्सीजन अपटेक कहीं बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि ऑक्सीजन अपटेक का मतलब एक्सहेल करना, नहीं। अभी तक हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट का बात किया, अब ट्रांसपोर्ट के बाद जो हमारे सेल्स रहेंगे, जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया रहती है, उनका वर्क क्या रहता है कि वो सारे ऑक्सीजन को कलेक्ट करके और सभी मसल्स को प्रोवाइड करें। इसी को बोलते हैं ऑक्सीजन अपटेक। अब एनर्जी रिजर्व क्या होता है कि इसकी प्रैक्टिस से हमारी एनर्जी रिजर्व बढ़ेगी और जब हमारी एनर्जी रिजर्व बढ़ेगी तो हमारी एरोबिक कैपेसिटी, हमारी जो VO2 मैक्स है वो बेटर हो जाएगी और पहले से ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगी। नेक्स्ट हमारा लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। तो लैक्टिक एसिड हम जानते हैं कि होता क्या है। तो जो हमारा लैक्टिक एसिड है वो एक काइंड ऑफ जब हमारी बॉडी में फटीग आ जाता है, जैसे हम जिम में ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ट्रेनिंग के टाइम हम थकान आ जाता है, तो थकान आने के बाद क्या होता है कि लैक्टिक एसिड फॉर्म होने लगता है। तो लैक्टिक एसिड हम ज़्यादा देर तक टॉलरेट नहीं कर पाते, तो अगर हम इंड्योरेंस की प्रैक्टिस करते हैं तो हम ज़्यादा टाइम तक क्या होगा कि हमारी लैक्टिक एसिड को टॉलरेंस सहने की शक्ति आ जाती है। नेक्स्ट है हमारा मूवमेंट इकोनॉमी। अब मूवमेंट इकोनॉमी अगर हम समझें तो सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, रनिंग करते हैं। तो रनिंग तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन जब कोई एथलीट रनिंग करता है तो वो क्या करता है, अपनी इकोनॉमी को, मतलब जैसे फालतू के जो एफर्ट्स होते हैं वो नहीं डालता, वो क्या करता है टेक्निकली करेगा, परफेक्ट करेगा, ताकि उसके जो एफर्ट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ रनिंग में लगे, अदर एक्टिविटीज या अदर मूवमेंट में नहीं लगे। उसी को बोलते हैं मूवमेंट इकोनॉमी। लास्ट वन इज मसल कंपोजिशन। अभी मैंने बताया कि मसल कंपोजिशन फास्ट ट्विच फाइबर एंड स्लो ट्विच फाइबर। तो जो इंड्योरेंस में होंगे, इंड्योरेंस में स्लो ट्विच फाइबर के मसल्स मिलते हैं, पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है कि वो ज़्यादा इंड्योरेटिक होते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर डिटरमाइन करेंगे, मसल स्ट्रेंथ। अब अगर आपकी मसल स्ट्रेंथ अच्छी है तो उसकी जो स्ट्रेचेबिलिटी होगी वो भी कहीं ना कहीं बेटर होगी, और वो क्या करेगा कि उसका रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट है ज्वाइंट स्ट्रक्चर। अब ज्वाइंट स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे कि हमारा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, ये नी ज्वाइंट से ज़्यादा शोल्डर ज्वाइंट हमारा फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि ये सारे मूवमेंट कर सकता है। इंटरनल इन्वायरमेंट क्या करता है कि इंटरनल इन्वायरमेंट जैसे हमारे अंदर का जो इन्वायरमेंट है, जैसे कि अगर आप जैसे अभी इसमें बताया गया है कि इन्वायरमेंट ऑफ एथलीट इन्फ्लुएंसेस द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एग्जांपल। तो इन्वायरमेंट भी है, इन्वायरमेंट भी क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को। जैसे कि हमारी बॉडी वार्म अप है, हमने जैसे वार्म अप किया तो हमारी बॉडी ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन तक फ्लेक्सिबल है, लेकिन अगर वही हमने टेम्परेचर बॉडी का डाउन कर दिया तो क्या होगा कि हमारी बॉडी उतनी फ्लेक्सिबल नहीं रहेगी। नेक्स्ट है इंजरी। अब इंजरी का बात करें तो अगर कोई पर्सन, कोई एथलीट इंजर्ड नहीं है पहले से, तो कहीं ना कहीं वो अगर उसका जॉइंट बेटर है, या फिर उसका जो नी जॉइंट या फिर शोल्डर जॉइंट या हिंज जॉइंट, ये जॉइंट अगर कहीं उसके बॉडी में इंजरी नहीं होती है तो वो बेटर एथलीट, वो बेटर परफॉर्म करेगा एज रिस्पेक्टिव टू फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन अगर किसी को इंजरी थी पहले और कहीं ना कहीं उसके डिसलोकेशन था, तो क्या होगा कि उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी का रेंज ऑफ मोशन है वो कम हो जाएगा। Now next one is effect of exercise on cardiorespiratory system. Now move to next point of this chapter, जो कि है effect of exercise on cardiorespiratory system.
कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा एक्सरसाइज करने से, उनकी हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आप सबको पता है कि कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे एक तरीके से जब हम वर्कआउट करते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है। तो क्या होगा, इंक्रीज इन साइज ऑफ हार्ट, हमारे हार्ट का जो साइज है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम। अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि हम एक बीट में कितना ml ब्लड को पंप करते हैं, उसी को बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो जो एक एथलीट पर्सन होता है, देखिए नॉर्मल पर्सन 60 to 70 ml एक बीट पे पंप करता है ब्लड को, लेकिन जो एथलीट होता है वो 70 to 100 ml पंप करता है ब्लड को। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। अब कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि अभी तक हम लोगों ने जैसे स्ट्रोक वैल्यूम पढ़ा, तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि ओवरऑल कितना पंप कर रहा है एक मिनट में, ओवरऑल कितना ब्लड पंप कर रहा है एक मिनट में हार्ट, उसी को बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज इन ब्लड फ्लो। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका कार्डियक आउटपुट अच्छा हो गया, बेटर हो गया, स्ट्रोक वैल्यूम बेटर हो गई, तो आपका जो ब्लड फ्लो होगा वो भी इंक्रीज कर जाएगा। और ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाएगा तो टाइम टू टाइम हमारे मसल्स को टाइम टू टाइम ऑक्सीजन प्रोवाइड होगा, तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बेटर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। हमारा ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, वो बेटर वर्क करने लगेगा। इंक्रीज इन वाइटल एयर कैपेसिटी। अब वाइटल एयर कैपेसिटी क्या होता है कि जब हम एक बार में कितना मैक्सिमम एक बार में कितना इनहेल और एक्सहेल का, मतलब हमारी जो ओवरऑल लंग्स की मैक्सिमम कैपेसिटी है, लंग्स की मैक्सिमम एयर कैपेसिटी है, उसी को बोलते हैं वाइटल एयर कैपेसिटी। तो नॉर्मल पर्सन 3500 सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर एयर कैपेसिटी नॉर्मल पर्सन रखता है, लेकिन वही एक एथलीट पर्सन होगा तो वो क्या करेगा, जब वो वर्कआउट करेगा, एक्सरसाइज करेगा, तो उसकी कैपेसिटी 3500 सीसी से बढ़ के कितना हो जाएगा, 5500 क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट इन इंक्रीजिंग इन रेजिडुअल एयर वैल्यूम। अब रेजिडुअल एयर वैल्यूम क्या होता है कि जब हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो उसके बीच में जो हमारा बचा हुआ कैपेसिटी रहती है, जो हमारी बची हुई एयर कैपेसिटी रहती है, उसी को बोलते हैं रेजिडुअल एयर वैल्यूम। नेक्स्ट है हमारा पैसिव एल्वोलाइज बिकम एक्टिव। अब जैसे एल्वोलाई मैंने बताया था ना कि बेसिक साइंस में बताया था कि नोज के बाद फेरेंक्स के बाद लैरिंक्स के बाद ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस, उसके बाद एल्वोलाइज। तो एल्वोलाइज में हमारे क्या होते हैं कि ऑक्सीजन रिजर्व होता है, मतलब ऑक्सीजन वहाँ पे इकट्ठा होती है। तो ऐसा होता है कि वहाँ पे बहुत से ऐसे एल्वोलाइज होते हैं जो एक्टिव नहीं होते हैं, क्योंकि इतनी जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जब एथलीट वर्कआउट किया तो वो ज़्यादा इनहेल और एक्सहेल किया, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हार्ट की साइज बढ़ गई, तो क्या हुआ, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ गया। तो वो क्या किया कि जो इनएक्टिव एल्वोलाइज थे वो भी एक्टिव हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन की इंटेक ज़्यादा होने लगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। हमारे मस्कुलर सिस्टम पे एक्सरसाइज करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि मसल्स पे इफेक्ट पड़ने पे क्या होगा, तो मसल्स अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू विच पार्ट टू मूव एंड गिव शेप टू द बॉडी। मतलब कि मसल्स पे जब इफेक्ट पड़ेगा तो क्या होगा कि मसल्स जब मूव करेगी तो वो एक शेप देगी, बॉडी को एक शेप और साइज देगी। जैसे एक मस्कुलर बॉडी, जैसे एक जिम ट्रेनर होता है तो उसकी बॉडी देखते नहीं हो कि बहुत फिट एंड फाइन होती है, बहुत अच्छे से दिखती है, तो वो एक तरीके से फ्रेम करता है अपनी बॉडी को मसल्स पे वर्क करके। तो क्या क्या होगा चेंजेस हमारे मसल्स में, हम स्टडी करते हैं। चेंज इन शेप एंड साइज, जैसे अभी मैंने बताया उसकी शेप एंड साइज में चेंजेस होगा। मोर एनर्जी सप्लाई टू मसल, सप्लाई मतलब मसल्स को ज़्यादा एनर्जी। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है तो वो ज़्यादा एनर्जी भी सप्लाई करेगा। इंप्रूविंग रिएक्शन टाइम इंप्रूव होगा। कैपिलराइजेशन मतलब द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क ऑफ कैपिलराइजेशन टू पार्ट ऑफ बॉडी, इट्स इंक्रीज बाय एरोबिक कैपेसिटी करने से जो हमारी कैपिलरीज होती हैं उनके नेटवर्क्स और बढ़ जाते हैं, तो वो अच्छे से ब्लड को पहुंचा पाते हैं, मतलब ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन को पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट एक्स्ट्रा फैट, कंट्रोल एक्स्ट्रा फैट। जो हमारे एक्स्ट्रा फैट होते हैं उसको क्या करते हैं, वर्कआउट करके उसको मतलब एक तो कंट्रोल करते हैं, प्लस क्या होता है कि जो फैट्स होते हैं उसको रिड्यूस करते हैं। बॉडी पोस्चर रिमेन्स करेक्ट। जो हमारी बॉडी पोस्चर, कुछ लोगों के होते हैं ना कि बॉडी पोस्चर वो सही से बैठ नहीं पाते, सही से खड़े नहीं हो पाते, तो उनकी बॉडी पोस्चर को भी करेक्ट करता है। फटीक को डिले करता है, फटीक नहीं आता है, मतलब आएगा बट एक टाइम तक नहीं आएगा। इंक्रीज फूड स्टोरेज, जो आपके मसल्स में फूड स्टोरेज है वो इंक्रीज होता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, जो कि है स्पोर्ट्स इंजरीज, क्लासिफिकेशन, कॉजेज एंड प्रिवेंशन। तो पहले देख लेते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज क्या होता है। कि स्पोर्ट्स इंजरी रेफर टू द काइंड ऑफ इंजरी दैट अकर्स ड्यूरिंग स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज। मतलब कि अगर आप कोई भी गेम्स खेलते हैं, कोई भी एक्टिविटीज करते हैं, तो वहां पे चांसेस हैं कि आपको इंजरी होगी। अभी तक मतलब ऐसा कोई प्लेयर नहीं है कि जो गेम खेले और वो कह सके कि हमें इंजरी के चांसेस नहीं है। तो कहीं ना कहीं रेफर करता है स्पोर्ट्स इंजरी कि हम अगर गेम्स या एक्सरसाइज करेंगे तो हमें चांसेस है इंजरी होने के। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंजरी देख लेते हैं। तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, बोन इंजरी और जॉइंट इंजरी, इन तीनों की हम स्टडी करेंगे कि होता क्या है।
तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी अगर हम देखें तो उसके 5 टाइप्स होते हैं। एक कॉन्ट्यूशन, नेक्स्ट स्ट्रेन, थर्ड वन स्प्रेन, फोर्थ वन एब्रेशन एंड फिफ्थ वन ब्रूसेज। नाउ मूव टू नेक्स्ट। हमारा जो फर्स्ट है वो हमारा कॉन्ट्यूशन। अब कॉन्ट्यूशन होता क्या है कि कॉन्ट्यूशन भी एक मसल इंजरी है कि डायरेक्ट किसी मसल पे हिट करना या फिर एक्सीडेंट होना। जो जो एक स्किन की इंजरी होती है ना, उसी को कॉन्ट्यूशन बोलते हैं। इट इज़ वेरी कॉमन इन कॉम्बैट स्पोर्ट्स। मतलब कि किसी भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स में ये वेरी कॉमन है। जैसे कि हम बॉक्सिंग, रेसलिंग, ताइक्वांडो, जिसमें हम एक दूसरे से फाइट करते हैं इंडिविजुअली, उसमें ये बहुत कॉमन है। ट्यूशन ब्लड वेसल्स विद द मसल्स आर ब्रोकन एंड समटाइम ब्लीडिंग अकर्स इन द मसल विच मे कॉज ब्रूसेस। मतलब कि हमारे बॉडी में मसल्स क्या होता है, हमारी बॉडी में जब हमें कोई हिट करता है, जैसे हमारी मसल्स पे किसी ने हिट किया, तो अंदर से जो ब्लड वेसल था ना वो लीक करने लगा, ब्लड वेसल्स फट गई, लीक करने लगा। लीक करने की वजह से क्या हुआ, बाहर तो कुछ नहीं हुआ, बाहर एरिया कुछ नहीं हुआ, लेकिन अंदर से ब्लड लीक करने से वो ब्लैक ब्लैक ब्लू ब्लू रेडिश टाइप में दिखने लगता है, उसी को बोलते हैं कॉन्ट्यूशन। अब इसको लगने से होता क्या है कि एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड, फ्लूइड्स, स्टिफनेस एंड स्वेलिंग टाइप में दिखने लगता है। नेक्स्ट है अब प्रिवेंशन ऑफ कॉन्ट्यूशन। अब ये एक चीज आप लोग ध्यान देना कि प्रिवेंशन मोस्ट ऑफ द चीजों का 70% सेम ही रहेगा। अब जैसे इसमें देख लीजिए, प्रॉपर वार्म अप बिफोर प्रैक्टिस, ट्रेनिंग एंड कंपटीशन। सबको पता है कि कुछ भी करने, कोई भी प्रैक्टिस और कंपटीशन या फिर ट्रेनिंग करने से पहले वार्म अप अच्छे से कर लेना चाहिए। कंडीशनिंग शुड बी एम्फसाइज्ड, कंडीशनिंग अच्छे से करना चाहिए। प्रॉपर यूज ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हमारे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को अच्छे से यूज करना चाहिए। गुड क्वालिटी इक्विपमेंट आर बी यूज, अच्छी क्वालिटी के इक्विपमेंट यूज करने चाहिए। एथलीट शुड बी अटेंटिव, एथलेटिक को अटेंटिव रहना चाहिए। और गुड क्वालिटी ऑफ ऑफिशिएटिंग, ऑफिशिएटिंग भी कहीं ना कहीं कंसिडर किया जाता है इन सब चीज़ों में कि वो भी परफेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट इज स्ट्रेन। अब स्ट्रेन क्या होता है, ये भी एक मसल इंजरी है। हमारी मसल जब ट्विस्ट और पुल, मतलब कहीं ना एक तरीके से आपने देखा होगा कि कोई क्रिकेटर जब क्रिकेट खेलता है तो मसल ट्विस्ट हो जाती है, पुल हो जाती है। यहाँ पे सिर्फ मसल्स की बात हो रही है। तो जब मसल ट्विस्ट और पुल हो जाती है हमारी टेंडन, अब टेंडन और आप लोग कंफ्यूज हो गए कि टेंडन और लिगामेंट क्या होता है। तो टेंडन में आपको बता दूं कि जो टेंडन होता है आपकी मसल से बोन को कनेक्ट करता है। तो जो मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है उसी को टेंडन बोलते हैं। एक टाइप का फ्लेक्सिबल टिश्यू है। तो स्ट्रेन में क्या होता है कि हमारी जो मसल्स होती है वो पुल हो जाती है या फिर ट्विस्ट हो जाती है, उसी को बोलते हैं स्ट्रेन। अब ये दो टाइप से होती है, एक होता है एक्यूट स्ट्रेन और एक होता है क्रॉनिक स्ट्रेन। तो जो एक्यूट स्ट्रेन होता है वो सडन स्ट्रेन होता है, मतलब ड्यूरिंग गेम या फिर तुरंत मतलब स्ट्रेन होना। और जो क्रॉनिक स्ट्रेन होता है बाय रिपीटिशन, मतलब हमें चोट लगी, जैसे मैंने बताया था कि प्रिकॉशन में जब भी आपको चोट लगे या फिर आपको फटीग हो तो रेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्लेयर जिसको ऑलरेडी इंजर्ड है वो फिर भी खेलने गया तो चांसेस और बढ़ जाते हैं कि और मतलब इश्यूज बढ़ जाते हैं, जो कि क्रॉनिक स्ट्रेन हो जाता है। अब इसका प्रिवेंशन देख लें तो देखो मैंने बताया था कि सेम ही होगा। प्रॉपर वार्म अप बिफोर प्रैक्टिस, ट्रेनिंग एंड कंपटीशन, कंडीशनिंग शुड बी एम्फसाइज्ड, प्रॉपर यूज ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, गुड क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट आर टू बी यूज्ड, एथलीट शुड बी अटेंटिव, गुड क्वालिटी ऑफ ऑफिशिएटिंग इज मस्ट। नाउ नेक्स्ट इज स्प्रेन। अब स्प्रेन क्या होता है हम देख लेते हैं कि स्प्रेन एक लीगामेंट इंजरी। अभी वो स्ट्रेन में जब हम बात किए तो वहां पे टेंडेंस की इंजरी थी, अब यहाँ पे क्या हुआ, स्प्रेन एक लीगामेंट इंजरी है। अब लीगामेंट क्या होता है कि इट इज अ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स बोन टू अदर बोन। मतलब कि एक बोन से बोन को कनेक्ट कराने वाली जो मसल्स होती है उसको बोलते हैं लीगामेंट। अब देखो मसल से बोन को कनेक्ट कराने वाली टेंडन थी और बोन को बोन से कनेक्ट कराने वाली कौन है, लीगामेंट। तो स्प्रेन में क्या होता है, हमारा लीगामेंट क्या होता है, स्ट्रेच हो जाता है या फिर टियर हो जाता है, मतलब टूट जाना, मसल्स का टूट जाना। जैसे कि आपने देखा होगा गेम खेलते हुए किसी का पैर एंकल ट्विस्ट होना, उसी को बोलते हैं स्प्रेन। ये जनरली कैसे होता है, ट्विस्टिंग, फॉलिंग, गेटिंग हिट और पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पे ट्विस्ट हो जाना, चोट लग जाना या फिर गिर जाना। स्प्रेन से क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, सीवियर पेन और टेंडरनेस आ जाती है। अब इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो सेम एज स्ट्रेन जैसे मैंने बताया था, प्रॉपर वार्म अप बिफोर प्रैक्टिस, ट्रेनिंग, कंडीशनिंग एम्फसाइज्ड, प्रॉपर यूज ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, गुड क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट आर टू बी यूज, एथलेटिक शुड बी अटेंटिव, गुड क्वालिटी ऑफ ऑफिशिएटिंग इज मस्ट। और उसके बाद अगर कुछ और पॉइंट जोड़ दें तो मेंटेन अ हेल्दी वेट। अगर आप अपने वेट को मेंटेन करते हैं तो कम चांसेस रहेंगे आपके गिरने या फिर चोट लगने के, क्योंकि आप अच्छे से अपने बॉडी को संभाल सकोगे। नेक्स्ट, ट्राई टू अवॉइड फॉलिंग, गिरने से आप अवॉइड करो। वियर शूज विद प्रॉपर ग्रिप एंड वेल फिटेड। आप शूज वही पहनना जो प्रॉपर फिट हो और अच्छे ग्रिप वाले हो। नेक्स्ट है एब्रेशन। अब एब्रेशन होता क्या है कि एब्रेशन व्हेन समवन फॉल्स और स्लाइड्स ऑन द ग्राउंड, लेयर ऑफ द स्किन रब ऑफ ड्यू टू फ्रिक्शन। मतलब कि आप किसी ग्राउंड पे गिरते हो और ग्राउंड पे फ्रिक्शन, मतलब आपके मसल्स घिस जाती है, जब जमीन से घिस जाती है तो वो फ्रिक्शन होती है। फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि आपकी जो ऊपर की स्किन थी, जो लेयर्स थी, वो रब हो जाती है, उसी को बोलते हैं एब्रेशन। ये जनरली किस गेम्स में होते हैं, बास्केटबॉल, फुटबॉल और कबड्डी में होते हैं।
अब इसका प्रिवेंशन देख लें तो वी आर प्रॉपर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, गुड क्वालिटी ऑफ ऑफिशिएटिंग इज रिक्वायर्ड, एथलीट शुड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, एथलीट को रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए। अपने कोशिश करो कि ऐसे ड्रेस पहनो कि पूरी बॉडी आपकी कवर रहे। डोंट पुश टू फार फ्रॉम योर करंट फिटनेस लेवल, मतलब आपकी जो फिटनेस लेवल है उससे बहुत आगे की करने की जरूरत नहीं है, जितना है उतने में ही करो। फिर प्रैक्टिस करो और अपनी लिमिट को बढ़ाओ, उसके बाद अपना 100% दो। लर्न एंड प्रैक्टिस करेक्ट टेक्निक, आपकी जो टेक्निक है वो परफेक्ट होनी चाहिए। अब ब्रूसेस देख लें तो हमने कॉन्ट्यूशन में ही देखा था कि ब्रूसेस आ जाती हैं। अब यहाँ अलग से हमने ब्रूसेस देखना है कि ब्रूसेस आर द इनर टिश्यू डैमेज विथ अपर स्किन अनअफेक्टेड, मतलब कि हमारे इनर जो टिश्यूज थी इसमें इनर की टिश्यूज जो मसल्स होती हैं वो डैमेज होती हैं और ऊपर की स्किन बिल्कुल सही रहती है। तो इसमें क्या होता है कि जब इनर टिश्यू डैमेज हो जाती हैं तो ब्लड क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है हमारे स्किन के अंदर, मतलब एक तरीके से हमारा जो ब्लड वेसल है वो रैप्चर फट जाती हैं। तो क्या हो जाता है कि जो ब्लड होती है वो क्या दिखने लगती है, ब्लैक, ब्लू या फिर काइंड ऑफ पिंक भी दिखने लगती हैं। अब इसके प्रिवेंशन देख लेते हैं। तो प्रॉपर वार्म अप बिफोर प्रैक्टिस, ट्रेनिंग एंड कंपटीशन, प्ले फील्ड शुड बी एप्रोप्रिएट कंडीशन, एथलीट शुड बी अलर्ट एंड केयरफुल, प्लेयर शुड डिसकंटिन्यू टू प्ले ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ फटीग, मतलब कि मैंने बताया था कि जब आपको थकान हो, गेम खेल खेल के अगर आप थक चुके हो, किसी ट्रेनिंग से थक चुके हो, तो क्या करना चाहिए, रेस्ट कर लेना चाहिए, वरना इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लेयर शुड नॉट बी रेस्ट। नाउ नेक्स्ट है हमारा बोन इंजरी। अब बोन इंजरी क्या होता है हम देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं, तो बाय वन हम उसको पढ़ते जाएंगे और क्लियर भी करते जाएंगे कि होता क्या है। तो बोन इंजरी का जो पहला होता है वो सिंपल फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर में क्या होता है कि फ्रैक्चर विदाउट एनी बाउंड, मतलब कि फ्रैक्चर हुआ लेकिन ऊपर की मसल्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ब्रोकन इन बोन इज ब्रोकन एट वन प्लेस, मतलब कि डिसलोकेट एक जगह से ब्रोकन हुआ है लेकिन मसल्स को कोई इंजरी नहीं। नेक्स्ट है कंपाउंड फ्रैक्चर। अब कंपाउंड फ्रैक्चर क्या होता है कि फ्रैक्चर भी होता है और स्किन भी डैमेज हो जाती है। तो ब्रोकन बोन जो होता है वो स्किन के बाहर तक, मतलब मसल्स को फाड़ के स्किन के बाहर तक आ जाती है। थर्ड है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर क्या होता है कि फ्रैक्चर विथ ऑर्गन डैमेज, मतलब कि बोन तो फ्रैक्चर हुई लेकिन अंदर के किसी ऑर्गन्स को डैमेज किया जाए, और ऑर्गन कौन कौन से, हमारे टिश्यू, हमारे नर्व या फिर आर्टरीज को डैमेज कर देती है। नेक्स्ट है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर मोस्टली बच्चों में देखा जाता है क्योंकि उनके जो बोन्स होते हैं वो बहुत सॉफ्ट और डेलिकेट होते हैं। अब उनके सॉफ्ट और डेलिकेट होने की वजह से अगर उन पर लोड दोगे तो क्या होता है कि बोन बेंट हो जाती है या फिर स्ट्रेस में टूट जाती है। नाउ नेक्स्ट हमारा कम्युनिटेड फ्रैक्चर। कम्युनिटेड फ्रैक्चर क्या होता है कि बोन इज फ्रैक्चर इन 3 और मोर पीसेस, मतलब कि बोन जो है हमारा वो 2 से 3 पीसेस में टूट जाता है। लास्ट वन इज इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर क्या होता है कि जो हमारा जो बोन है वो फ्रैक्चर हुआ और फ्रैक्चर होने के बाद क्या हुआ कि एक दूसरे के बोन के बीच में घुस रही है, दैट इज कॉल्ड इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। एंड द नेक्स्ट वन इज कॉजेज ऑफ बोन फ्रैक्चर। ऐसे कौन कौन से कॉजेज हैं जो कि बोन फ्रैक्चर हो सकता है? तो ट्रॉमेटिक, फोर्सफुल एंड अननेचुरल मूवमेंट, मतलब कि एक्सीडेंट हो जाना या फिर अननेचुरल मूवमेंट, जैसे कि हमारा हिंज जॉइंट है वो सिर्फ अपवर्ड को मूव कर सकता है, अगर उसको हम डाउनवर्ड को मूव कराएंगे, अनदर साइड मूव कराएंगे तो क्या होगा कि वो अननेचुरल मूवमेंट हुआ। प्रोलॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग और रनिंग, मतलब ज़्यादा देर तक या ज़्यादा टाइम तक, ज़्यादा दूर तक रनिंग करने से भी फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। सडन फॉल ऑन हार्ड सरफेस पे गिरने से भी टूट जाते हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब कि ऑस्टियोपोरोसिस एक डिसीज है, इसमें क्या होता है कि हमारे जो बोन्स होते हैं उसमें छेद हो जाते हैं, उस डिसीज को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। अब प्रिवेंशन हम कैसे करेंगे बोन फ्रैक्चर के? प्रॉपर वार्म अप, एडुकेट कंडीशन, प्लेयर शुड नॉट कंटिन्यू प्ले ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ फटीग, थकान के बाद खेलना नहीं चाहिए, ऑफिशिएटिंग अच्छी होनी चाहिए, प्लेयर को खुद को अलर्ट और केयरफुल रहना चाहिए, अपने बोन हेल्थ को मेंटेन रखना चाहिए, बैलेंस डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी के ज़्यादा अमाउंट होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन इज जॉइंट इंजरी। अब जॉइंट इंजरी क्या होता है कि बोन का डिसलोकेट हो जाना है। एक जॉइंट है और वो उस जगह से डिसलोकेट हो गया, उसी को बोलते हैं डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट। तो इसके टाइप्स होते हैं, एक पहला होता है डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ, सेकंड होता है डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट, थर्ड वन इज डिसलोकेशन ऑफ रिस्ट, फोर्थ वन इज डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट। तो जो लोअर जॉ होता है, हमारे जो माउथ का ये जो मैंडिबुला बोन होती है, ये क्या होता है, ये भी डिसलोकेट हो जाता है। डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट हमारे कमर की बोन होती है वो, ये बॉल एंड सॉकेट में आती है। डिसलोकेशन ऑफ रिस्ट, डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट। तो जो शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट है ये दोनों बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में आता है, बट जो हमारा शोल्डर जॉइंट होता है वो क्या होता है कि काइंड ऑफ हिप जॉइंट से कमजोर होता है, क्योंकि हिप जॉइंट के पास हमारे मसल्स की ज़्यादा लेयर्स होती हैं, इसलिए वो ज़्यादा प्रोटेक्टिव होता है। लेकिन जो हमारा शोल्डर है वहाँ पे बहुत कम मसल्स होती हैं, जिसकी वजह से उसके डिसलोकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं।
अब इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे कि एडुकेट वार्म अप, प्रॉपर कंडीशनिंग, एथलीट शुड बी केयरफुल एंड अलर्ट, हैव प्रॉपर स्पोर्टिंग इक्विपमेंट, ऑलवेज ओबे रूल्स एंड रेगुलेशन को मानो, रेगुलर एक्सरसाइज करो नियर बिग जॉइंट, जहाँ पे आपकी जॉइंट्स हैं वहाँ के मसल्स पे आप एक्सरसाइज करिए ताकि वो और बेटर हो जाए, गिरने और चोट लगने से अवॉइड करें, फिजिकल फिटनेस मतलब आपकी जो फिजिकल फिटनेस है उसको परफेक्ट बनाएं। अब कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी, अब टोटल ओवरऑल स्पोर्ट्स इंजरी के कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं? इम्प्रॉपर कंडीशनिंग, सही तरीके से कंडीशनिंग नहीं करना, इम्प्रॉपर वार्म अप, अनसाइंटिफिक वे ऑफ ट्रेनिंग मतलब साइंटिफिक तरीके से मतलब गलत तरीके से आपने ट्रेनिंग करना, लैक ऑफ फिटनेस नहीं होना, न्यूट्रिशनल इनडिक्वेसी मतलब आपके जो जो आपको न्यूट्रिशन होना चाहिए वो आप प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहे हो, लैक ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटी की कमी होना, इंजरीज ऑफिशिएटिंग सही से नहीं होना, नो यूज़ ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, आपने प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अच्छे से यूज नहीं किया था, प्रैक्टिस ड्यूरिंग स्टेज ऑफ फटीग मतलब प्रैक्टिस के टाइम फटीग आना, प्रेशर ऑफ कंपटीशन, अब कंपटीशन के प्रेशर से भी कभी कभी क्या होता है कि इंजरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, रिक्योरेंस ऑफ इंजरीज मतलब आपको इंजरीज थी फिर भी आपने प्रैक्टिस की और बार बार वो क्या हुआ उससे आपकी प्रैक्टिस की वजह से वो इंजरीज बढ़ गई। अब ओवर यूज ऑफ मसल्स, आपका मसल्स ऑलरेडी थक चुका है उसके बाद भी आपने उस पर प्रेशर दिया तो उससे क्या हुआ कि मसल्स में इंजरीज आ गया। अब कैसे स्पोर्ट्स इंजरी को हम प्रिवेंट कर सकेंगे? तो प्रॉपर वार्म अप, प्रॉपर कंडीशनिंग, बैलेंस डाइट, प्रॉपर नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स स्किल मतलब आपको स्पोर्ट्स स्किल की अगर प्रॉपर नॉलेज है तो काइंड ऑफ कम चांसेस रहेंगे आपको इंजरीज के। प्रॉपर स्पोर्ट्स फैसिलिटी आपके पास होना चाहिए, प्रॉपर इक्विपमेंट होना चाहिए, अनबायस्ड ऑफिशियल मतलब कि अनबायस्ड ऑफिशियल अगर बोलें तो इसका मतलब ये बता रहा है अनबायस्ड ऑफिशिएटिंग मतलब निष्पक्ष जो हमारे ऑफिशियल्स होने चाहिए वो दोनों तरफ सेम तरीके से रूल्स दोनों तरफ सेम तरीके से अपना रिजल्ट उनको बताना चाहिए, ओबेइंग द रूल्स मतलब रूल्स को फॉलो करना चाहिए, प्रॉपर कूलिंग टाइम कूलिंग मतलब जब आपने वार्म अप किया, प्रैक्टिस किया, कंपटीशन खेला उसके बाद कूल डाउन भी उसी अच्छे तरीके से करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट एड। अब फर्स्ट एड क्या होता है हम पहले जानेंगे कि फर्स्ट एड सिंपल एक फर्स्ट एड इज द फर्स्ट हेल्प विच इज गिवन टू द वाउंडेड और एक्सीडेंटल विक्टिम बिफोर द अराइवल ऑफ डॉक्टर, मतलब कि फर्स्ट एड हमारी फर्स्ट हेल्प है कि हम किसी डॉक्टर के अराइवल के पहले जो हम ट्रीटमेंट देते हैं उसी को बोलते हैं फर्स्ट एड। इट इज़ एन इमीडिएट एंड टेम्परेरी केयर गिवन टू विक्टिम मतलब ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं, अगर ये परमानेंट होता तो हम ही डॉक्टर और फिजिशियन होते, जरूरत ही नहीं पड़ती डॉक्टर की। तो ये टेम्परेरी मतलब तुरंत देने वाला जो केयर है वो फर्स्ट एड है। अब एम एंड ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। टू प्रिजर्व लाइफ मतलब कि जिंदगी बचाना एक मेन ऑब्जेक्ट है ए फर्स्ट एड का। टू एलिवेट पेन एंड सफरिंग, टू एलिवेट मतलब पेन को कम करना और चोट से बचाना। टू प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम वर्सनिंग और हालत ना खराब हो जाए उसका ध्यान रखना। टू प्रोमोट रिकवरी, रिकवरी को प्रमोट करना मतलब रिकवरी आ रही है कि नहीं फर्स्ट एड के थ्रू। और टू प्रोक्योर अर्ली मेडिकल एड मतलब प्रॉपर तरीके से मेडिकल एड चल रही है या नहीं चल रही। नाउ स्टूडेंट दिस चैप्टर इज फिनिश, अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।